आज की चर्चा। बुधवार 27 मई आज की चर्चा कार्यक्रम मैं हूँ रत्ना उपस्थित हो चुकी हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर जो स्वास्थ्य पर आधारित रहता है। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और जैसे कि हम जानते हैं समाज में आजकल ये समस्या हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दीमक की तरह ये हमारे युवा पीढ़ी को खोखली करती जा रही है। ना केवल युवा पीढ़ी, हमारे जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं, हमारे हर आयु के जो लोग हैं, उनको ये बहुत ही हानि पहुंचा रहा है। और आज कल देखा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि हम लोगों को अवगत करा सके कि तंबाकू किस प्रकार से हमारे जीवन को हानि पहुंचाता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये संदेश दे सके कि तंबाकू और अन्य मादक द्रव्य जो हैं वो जीवन में हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है। और आज हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय से उपस्थित हुई डॉक्टर हीरा हमारे साथ जुड़ेंगी। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर फ़ाइज़ा हीरा का, जो हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर हीरा, आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आदाब सारे श्रोताओं को। हाँ जी, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे पर, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इसको मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हर साल में हम 30 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाते हैं, नो टोबैको डे। तो इसमें हम सेंसिटाइज करते हैं लोगों को, हम दिखाते हैं कि तंबाकू कितना कैसे हमारे शरीर को कितने सारे डिजीज़ हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है। तो इस साल जो टीम है WHO के हिसाब से, तो वो है अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। तो ये टारगेट करते हैं स्पेशली यंगस्टर्स को, क्योंकि वो टोबैको इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और जो बहुत सारे प्रॉफिट्स, बहुत सारे पैसे करते हैं। तो वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, टैक्टिक्स यूज़ करते हैं ताकि वो यंगस्टर्स और यंग एडल्ट्स और सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के। जैसे सिगरेट में अगर हम लेते हैं एक एग्जांपल ऑफ वो कैसे कर सकते हैं, तो सिगरेट में वो फ्लेवरिंग डाल सकते हैं उसमें। तो अच्छे फ्लेवर हैं, स्वीटनर हैं, तो वो जो निकोटीन का टेस्ट है, निकोटीन ऐसे प्योर निकोटीन उसके बैड टेस्ट होते हैं। तो अगर वो उसमें एडिटिव डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं, तो वो अट्रैक्टिव हैं और वो जो टेस्ट ऑफ निकोटीन है वो दब जाता है। तो ये अट्रैक्टिव हैं लोग। या अगर उसके पैकेज हैं, पैकेज अगर वही अट्रैक्टिव हैं तो लोगों को ख़रीदने का मन होगा। मॉरिशस में हमने हमारे रूल्स हैं कि हमारे प्लेन पैकेजिंग है और कोई भी पब्लिसिटी ये सब नहीं अलाउ है मॉरिशस में। और जैसे डॉक्टर जी, जब हम बात करते हैं, आप बता रहे हो कि सिगरेट में स्पेशली जैसे निकोटीन पाया जाता है, तो देखा गया है कि इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे भारत में तो आपने देखा होगा बीड़ी भी लेते हैं लोग, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, पान मसाला है, ये सारी चीज़ें भी लेते हैं जिनमें टोबैको की मात्रा रहती है। तो इन सारी चीज़ों में हम क्या ये कह सकते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है, या ये सारे खतरनाक हैं? सारे खतरनाक हैं, लेकिन जैसे कुछ ज़्यादा कुछ कम। जैसे हम गुटखा लेते हैं वो हाईली एडिक्टिव है और वो मेजर हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। उसका कोई सेफ लेवल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ये गुटखा जो है वही चूइंग टोबैको है जैसे हम बताते हैं। तो ये सेफ नहीं है, कोई सेफ लेवल नहीं है। और देखा गया है कि एक साल में 650 मिल इंसान जान गंवा सकते हैं। पूरे विश्व भर का बता रहे हैं? हाँ, पूरे, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में।
तो ये स्टैटिस्टिक है दिया गया यानी है। कहा गया, जैसे डॉक्टर बता रही हैं, 6.5 लाख से भी ज़्यादा लोग जान गंवाते हैं तंबाकू के सेवन के कारण। हाँ, क्योंकि उसमें जैसे उसके प्रिपरेशन में ही एक चीज़ है उसमें जो हम बोलते हैं बेटल नट जो हम बोलते हैं, वो एक ग्रुप 1 ह्यूमन कार्सिनोजन माने जाते हैं जो इसमें डालते हैं। तो इसी से वो बहुत सारे कैंसर्स हो सकता है। और कैंसर्स के बगैर वो ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस हो सकता है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। तो ये सब होने के चांसेस हैं। अगर हम बीड़ी लेते हैं तो बीड़ी जो है वो बहुत चीप है। हाँ जी, ईजीली अवेलेबल, चीप है, लेकिन उसके जो कंटेंट है निकोटीन का वो बहुत हाई है। अक्सर 21 मिलीग्राम निकोटीन है उसमें, और अगर हम एक सिगरेट लेते हैं उसमें 1 मिलीग्राम हो सकता है। तो वो आपने देखा कितने ज़्यादा हैं, और वो इजीली अवेलेबल हैं, फिल्टर नहीं है। उसके मैन्युफैक्चरिंग जब मैन्युफैक्चर करते हैं तब भी बहुत चीप उसका है। जो प्योर फॉर्म है वही है। तो वो जो लीफ लेते हैं उसको रैप करने के लिए, तो वो बहुत धीरे से जलता है। तो इंसान को ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, ज़्यादा खींचता है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा आ जाता है, और उनके जो सब सब्सटेंसेस हैं कंबशन के और ज़्यादा, क्योंकि सांस लेना बहुत फोर्सिंगली उसको जला रहे हैं। तो वो जो शीत का कंबशन है उसके हिसाब से तो वो ताव ज़्यादा हो रहा है उस इंसान के शरीर में। और उसके पास फिल्टर भी नहीं है, तो सब वो जो केमिकल्स हैं सब डायरेक्टली वो बहुत हाईली टॉक्सिक है। बिल्कुल, मैं हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर जी ने अभी भी बताया कि बीड़ी में उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सिगरेट में कम, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिगरेट आपके लिए फ़ायदा करेगी, क्योंकि सिगरेट का लेना भी, धूम्रपान करना, ये चाहे किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हो, वो आपके सेहत को लंबे रन में नुकसान पहुंचाता ही है। यानी इसमें कोई शक नहीं कि ये पॉइजनस है, ये बहुत ही ज़्यादा विषैली पदार्थ है। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी डॉक्टर जी, पैसिव स्मोकिंग क्या है? क्योंकि कई सारे लोग जानते हैं कि चलिए धूम्रपान, जो खुद धूम्रपान करते हैं, जो खुद स्मोक करते हैं, उनके लिए तो हानिकारक है ही, पर पैसिव स्मोकिंग क्या है, ये मैं चाहूँगी आप हमारे श्रोताओं को बहुत ज़्यादा समझाएं। और क्या पैसिव स्मोकिंग भी खतरनाक हो सकता है? तो पैसिव स्मोकिंग जो है, अगर कोई और इंसान स्मोक कर रहा है तो जो आसपास के लोग हैं वो ये ब्रीथ करता है, इनहेल करता है, तो वो जो हेल्थ हैज़ार्ड हैं, जो बीमारियां हैं, बराबर का परसेंटेज रिस्क है। तो दोनों सेम हैं। अगर मैं खुद तंबाकू ले रही हूँ या सिर्फ उसका जो धुआं है वो इनहेल कर रही हूँ, तो सेम है, बराबर का बीमारी होगा। यानी कह सकते हैं कि अगर घर में कोई धूम्रपान करता है तो घर में रहने वाले लोगों का भी चांसेस है बीमार पड़ने का। हाँ, सेम चांसेस है, रिस्क सेम है, उतना ही खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि हम स्मोक नहीं करते पर हमारे फैमिली मेंबर में से कोई स्मोक करता है तो हमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं कि आप उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, सांस लेते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके बीमार होने के चांसेस को भी बढ़ा देता है। तो डॉक्टर जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो तंबाकू है, टोबैको है, इसकी लत लगती कैसे है? मतलब मान लीजिए आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो ग्रोइंग जनरेशन है, उनके लिए आजकल, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं, ये एक तरह से उनके मन में है क्यूरियोसिटी, जानना है कि क्या ये लत लग सकती है, ये सोचकर वे लोग अपना पहला स्मोक लेते हैं। बट क्या तंबाकू पहली बार में ही उसको लत लगा सकता है, और ये लत लगती है तो कैसे लगती है? तो ख़ास तौर पे हम यंगस्टर्स पे फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला, दे वांट टू एक्सपीरियंस थिंग्स, ट्राई करना है, तो इसलिए हम फोकस करते हैं यंगस्टर्स पे। तो बहुत सारे कारण हैं कि वो लोग क्यों सिगरेट शुरू करते हैं। एक है पीयर प्रेशर, और दूसरा है स्ट्रेस,
स्ट्रेस की वजह से। तो जैसे आजकल यंगस्टर्स अगर उनके पास कोई भी सोर्ट ऑफ स्ट्रेस है तो वो जैसे फिज़िकल एक्टिविटी कर सकता है, कुछ और कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लेकिन वो लोग चूज़ करते हैं जो सबसे इजी है। तो वो क्योंकि पहले अगर एक इंसान ने पहले सिगरेट लिया तो उसको टेम्पररी एक प्लेजर होता है, एक रिलीफ होता है और एक प्लेजर होता है। तो इसलिए वो नेक्स्ट टाइम अगर किसी स्ट्रेस सिचुएशन में है तो फिर लेना शुरू करेंगे। लेकिन फर्स्ट सिगरेट से ही उसको लत लगना शुरू करते हैं, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट सिगरेट, क्योंकि हमारे ब्रेन जो है ना उनके निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, हम उसको खुल जाता है। तो अगर एक सिगरेट लिया तो जैसे माने एक रिसेप्टर्स खुल गया, तो अगर दो सिगरेट लिया तो दो रिसेप्टर्स खुल गया। तो जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही हम वो सब रिसेप्टर्स, वो लत हमारे अंदर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इसीलिए अगर कोई इंसान हो सकता है कि 20 सिगरेट्स ले रहे हैं, 40 सिगरेट्स ले रहा है, फिर भी उनको जैसे यूज़ हो गया है, अब उसको कुछ और चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्गर चाहिए। मतलब उनका डोज थोड़ा उसे तो उसको स्ट्रॉन्गर चाहिए, तो वो जाता है दूसरे चीज़ें हैं, जैसे मास्क की तरफ जाता है, दूसरे चीज़ें की तरफ जाता है जो चीपर है और इजीली अवेलेबल है। तो इससे एडिक्शन और बिगड़ जाता है। तो जो निकोटीन का जो एडिक्टिव नेचर है, इसी वजह से जैसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे नहीं है कि कोई जैसे हम कोई किसी को फीवर हुआ, किसी को खांसी हुआ, हमने एक दवाई लिया बस हो गया। ये एडिक्शन है। तो उस एडिक्शन को छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए विश्व मंत्रालय की तरफ से हर 5 रीजनल हॉस्पिटल और मेडिक्लिनिक्स में हमने वो सेसेशन क्लिनिक्स, टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स खोला है, जिसमें हम सिगरेट जिसको भी छोड़ना है तो हम उसकी मदद करते हैं। जी, तो देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी लोग पहली ही पफ लेते हैं, पहला ही धूम्रपान करते हैं, उनके दिमाग पर ये असर करना शुरू कर देता है। और आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि निकोटीन जो लेते हैं, पियर निकोटीन जैसा आपने बताया, जैसे वो दिमाग पर किस प्रकार का केमिकल इफेक्ट छोड़ता है और किस तरह से वो आपके अंदरूनी शरीर को, इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे वो अफेक्ट करता है? तो वो जो निकोटीन सिगरेट में, अगर हम एक सिगरेट लेते हैं तो उसमें वो निकोटीन है जो एडिक्टिव नेचर है, जो एडिक्शन करता है। और बाकी 7000 केमिकल्स हैं उसमें जो ये सब मतलब एक ही सिगरेट में आप कह रहे हैं कि 7000 केमिकल्स हैं। और उसमें से वो tar है, उसमें पेट्रोलियम है, उसमें वो सारी हानिकारक चीजें हैं, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड है, उसमें बहुत सारे जैसे डिटर्जेंट में यूज़ कर, अगर ऐसे सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, एसीटोन है जो हम नेल पॉलिश के लिए यूज़ करते हैं, उसमें एसीटोन है। ऐसी खतरनाक मतलब चीज़ों का नाम आप ले रहे हो, क्योंकि जैसे आप साइनाइड आपने कहा तो यूजुअली तो हाइड्रोजन साइनाइड, हाँ वो तो जहरीला है। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें। तो ये 7000 जो हैं वो केमिकली प्रूवन है। हाँ, तो इसके अलावा और भी हो सकता है। तो ये जो केमिकल जो साइंटिफिकली प्रूवन है 7000 ये है। tar है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हैवी मेटल्स हैं, तो जैसे कैडमियम है, ये सब मेटल्स हैं। तो ये सब जो है अगर हमारे शरीर में जाता है तो हमारे सेल्स में जाता है, वो मिक्रोसेल्यूलर लेवल पर वो अबनॉर्मली डिवाइड होता है, इसीलिए कैंसर शुरू करता है। तो वो जो केमिकल्स हैं वो सब कैंसर क्रिएट करते हैं और सब डिजीज़ेस जो हैं।
तो जैसे हम मुंह से शुरू होता है तो ओरल कैविटी में जो भी ऑर्गन है उसका कैंसर हो सकता है, और लंग्स का कैंसर हो सकता है, और ये भी नहीं, सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। प्रूवन किया गया है कि अगर कोई स्मोक करता है तो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैंसर हो सकता है। ये नहीं कि ओनली रेस्पिरेटरी ट्रैक कैंसर्स, तो कुछ भी हो सकता है। और ऑन द अदर हैंड वो जो सिगरेट लेते हैं उनके जो ब्लड वेसल्स हैं वो अफेक्ट करता है, तो उस इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। जैसे मैंने बोला वो सब केमिकल्स जो हैं वो पैंक्रियास को डैमेज कर सकता है, और डायबिटीज़ हो सकता है। कभी कभी पेशेंट आ जाता है हमारे पास, उनके कोई ऐसे आ जाता है जैसे हार्ट माइकार्डियल इन्फॉक्शन से, हार्ट डिजीज़ से आता है इमरजेंसी में, तो उनके ओनली फैक्टर, रिस्क फैक्टर होते हैं स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जो है, सिगरेट जो है, काफ़ी है बहुत सारे बीमारियों को शुरू करने के लिए। और जैसे आपने बताया कि एक ही सिगरेट में मोर देन 7,000 जितने केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनके नाम अभी आपने जो गिनवाए, आप खुद मैं खुद चौकन्ना हूँ कि मतलब ऐसे सब्सटेंस यूज़ किए गए हैं जिनको हम नॉर्मल जीवन में हम उसका ग्रहण कभी नहीं करेंगे, हम उसको सेवन नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं कि वो पॉइजनस है। पर सिगरेट में पाए जाने वाले ऐसे खतरनाक जो केमिकल्स हैं वो आपके पहले पफ में ही आपके शरीर में उतरते ही वो आपके शरीर में कुछ ऐसे रिएक्शंस करते हैं जिसके कारण आपको आगे चलकर बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं डॉक्टर जी यहाँ पर आपको पूछना चाहूँगी, कई सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं कभी कभार स्मोक करता हूँ, मुझे ऐसी कोई लत नहीं लगी है। इस बात में कितना फैक्ट है, कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है? ये एडिक्शन, जैसे मैंने बोला, वो एडिक्शन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं जी। तो इंसान पे डिपेंड करता है। कोई भी ले सकता है, कभी कभी ले सकता है, लेकिन फिर भी ले तो रहे हैं। जहर तो, मतलब लो, चाहे बड़ी मात्रा में लो चाहे छोटी मात्रा में, पर वो जहर ही है। जहर ही है। तो एक ही काफ़ी है। जैसे हमने बोला है कि वो जैसे ये सब बीमारियां डिपेंड नहीं करता है कि कितना स्मोक करते हैं। ऑफ कोर्स जो ज़्यादा ले रहे हैं उसका ज़्यादा है, लेकिन हमने एक्चुअल में पाया गया है, हमारे पास एक पेशेंट था जो 23 इयर्स ओल्ड का था, और उसका वो सिर्फ 10 सिगरेट लेते थे एक दिन में 10 सिगरेट लेते थे। 23 इयर्स ओल्ड में उसको एक लंग कैंसर हो गया है, और जैसे डायग्नोसिस के वक्त पे वो असिम्प्टोमेटिक था, ऐसे ही एक ब्रोंकाइटिस से शुरू हो गए। तो एक वीक के बाद ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं हो रहा है, जब एक्सरे किया तो देखा गया कि ऑलरेडी एक कैंसर हो गया। तो वो जैसे टिल दिस डायग्नोसिस वो 3 महीने बाद मर गए। 23 इयर्स ओल्ड यंग गाय। तो ये बताने के लिए कि कोई, जैसे हमारे पास है पेशेंट जो 90 इयर्स ओल्ड है, जैसे हमारे पास एक पेशेंट था जो 19 इयर्स ओल्ड है। 15 जब उसको 15 इयर्स ओल्ड था वो एक पैकेट सिगरेट पीते थे, अभी उसको 19 इयर्स ओल्ड हो गया। तो फिर 19 इयर्स ओल्ड में उसको कैंसर हो गया, 6 महीने बाद उसका देहांत हो गया है। तो ये दिखाने के लिए कि शरीर पे डिपेंड करता है। तो कोई भी हमारे यंगेस्ट पेशेंट हमें मिला था 16 इयर्स ओल्ड। तो और वो कैंसर जो है, लंग कैंसर जो है वो असिम्प्टोमेटिक हो सकता है। तो यही सबसे डरावनी, जैसे साइलेंट किलर है। अगर हमारे कोई सिम्टम मतलब आपको भनक भी नहीं लगेगी कि आपको लगेगा मैं नॉर्मल हो रहा है, पर जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुके होते। तो वो लंग कैंसर जो है, जब कॉम्प्लिकेशन शुरू होने आता है, जैसे मेटास्टासिस ये सब, तब सिम्टम आना शुरू करते हैं। डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो कभी कभी जो टाइप्स होते हैं, मॉरिशस में हमारे उसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसलिए अब रोज जाना पड़ेगा।
तो इसीलिए पहले सिगरेट अगर हम लेने जा रहे हैं तो 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, हमारे यंगस्टर्स आजकल सिर्फ सिगरेट नहीं पी रहे हैं, तो दूसरे चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं जो और भी खतरनाक है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं कि हमें पता ही नहीं है क्या डाल रहे हैं उसमें। तो इसके हिसाब से हमारे ट्रीटमेंट जो है सिर्फ सिगरेट निकोटीन एडिक्शन से ताल्लुक़ है। दूसरे चीज़ें से एडिक्शन वो हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी ने शुरू किया तो रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं, मतलब रिवर्स गियर नहीं है। हाँ, आप उसे फिर से ठीक नहीं कर पाओगे। तो जब आप पहली सिगरेट का पफ लेने जा रहे हैं तो ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और आगे जाकर एक डेड एंड है, जहाँ पर ना केवल आपका शरीर, आपके साथ जुड़े हुए आपके परिवार, आपके जो साथी हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उसके लिए भी ये बहुत ही बड़ा खतरा आप मोल ले रहे हैं। और हो सकता है कि भी आप खुद नहीं ले रहे हैं, लेकिन आसपास के आपके जो दोस्त हैं या कोई पब में गया है, डिस्कोटेक में गया है, तो आप इनहेल कर रहे हैं, वो पैसिव स्मोक कर रहे हैं। पैसिव स्मोक है, तो आपके एडिक्शन धीरे धीरे अंदर से भी शुरू हो गया है। तो इट वोंट टेक लॉन्ग कि आप भी बोलेंगे चलो मैं भी ले लेती हूँ। जैसे कहते हैं ना, संगत का असर, जहां पर आप बैठते हैं उसका असर तो होता ही है। तो जैसे हैं पहले पहले हम लेते हैं, हम ख़रीदते हैं, सिगरेट लेते हैं, लेकिन जब एडिक्शन शुरू हो जाता है तो हमारे जो ब्रेन है वो हमें डिक्टेट करेगा। तो हम खुद जाके खरीदेंगे, जैसे हमें पता है कि बुरा है, इतने सारे चीज़ें हो सकता है इससे, और महंगा भी है। अगर आप लेते हैं एक पैकेट अराउंड 250 रुपीज़ है, तो कुछ इंसान दिन में एक पैकेट ले रहे हैं, साथ ही 20 सिगरेट या 40 सिगरेट ले रहे हैं, तो उससे ज़्यादा भी है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर एक पैकेट यूज़ कर रहे हैं तो एक महीने में 7,500 हो जाता है। अगर 2 पैकेट ले रहे हैं तो 15,000। तो आजकल आपने देखा कि कितने सब चीज़ महंगा हो गए हैं, तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए शुरू करने से पहले। और जैसे मैंने बोला, वो यंगस्टर्स जब शुरू करते हैं तो फिर बाद में वो दिमाग, वो शरीर खुद लेने मतलब चाहेगा। उनके दिमाग में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको गाइड कर सके तो वो जो शरीर आपको जैसे ये सेम है दूसरे एडिक्शन से, दूसरे सब्सटेंस अब्यूज़ से सेम है। और सिगरेट वो बेसलाइन माने जाते हैं दूसरे सब्सटेंस अब्यूज़ के। तो सिगरेट जो बेसलाइन है, जो लोग सिगरेट लेते हैं वो आगे चलकर ऐसी चीज़ों का भी सेवन इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने शुरू में समझाया कि किस तरह से शरीर इसका आदी होने लगता है, किस तरह से लत लगती है, किस तरह से आपके शरीर को ऐसा महसूस होने लगता है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। हालांकि ये अच्छा फील होने वाली जो लत है वो एक सिगरेट के पफ से ही शुरू होती है। और वर्ल्ड नो टोबैको डे जो 30 मई को मनाया जाएगा, और उसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये सूचना दें कि एक पफ भी ज़िंदगी दांव पर लगाने वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर, और जैसे डॉक्टर फाइज़ा ने बताया कि इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं है। आपने अगर शुरू किया है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आगे चलकर कितना बड़ा खतरा मोल लेंगे आप अपनी ज़िंदगी के साथ। और जैसे कि समय बदलता जा रहा है, एक टाइम था जब तंबाकू लिया जाता था, उसका सेवन किया जाता था, फिर आया बीड़ी के फॉर्म में उसे लिया जाने लगा, उसके बाद आया गुटखा फॉर्म में, और आज मॉडर्नाइजेशन के साथ सिगरेट के फॉर्म में उसे लिया जाने लगा, सिगार के फॉर्म में लिया जाने लगा। और साथ ही साथ आज भाई कहते हैं ना कि AI का ज़माना है, और AI के ज़माने में सिगरेट्स और वेप जैसी चीज़ें का भी सेवन इस्तेमाल किया जाता है। और कई सारे यंग जनरेशन का ऐसा मानना है कि वेप इज़ नॉट लाइक सिगरेट, यानी वो सिगरेट की तरह नहीं है और वो ज़्यादा सेफ है। आइए जानते हैं डॉक्टर फाइज़ा से। डॉक्टर जी, सिगरेट और वेप
इसमें अंतर क्या है और क्या ये सिगरेट जितना ही खतरनाक हो सकता है? हाँ, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। यही वो मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि जो वेप है, ई सिगरेट है, वो सेफ़र है सिगरेट से, लेकिन उसमें सिर्फ ताव नहीं है, लेकिन वो निकोटीन का कंसंट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा है। कुछ में 50% ज़्यादा है एक सिगरेट में। तो वो एडिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर कोई इंसान सिर्फ वेपिंग ले रहे हैं या सिगरेट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल सिगरेट लेना शुरू करेंगे। तो ये मिसकंसेप्शन है। तो मॉरिशस में ये बैन है, सेल्स बैन है ये सब। तो फिर भी वो इतना ही उससे ज़्यादा सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक है। जैसे मैंने बोला, वो निकोटीन एडिक्शन करता है। तो अगर एक सिगरेट ले रहे हैं तो 1 मिलीग्राम निकोटीन ले रहे हैं, तो अगर एक वेप में 50% ज़्यादा है तो वो एडिक्शन का लेवल भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से, लेकिन आजकल ये मिसकंसेप्शन है कि ये सेफ़ है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ऑन द कंट्रेरी ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और उसके जैसे बच्चे आजकल भी बच्चे के पास भी पाए जाते हैं। तो ये सब पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान से बच्चे को मॉनिटर करना पड़ता है, देखना चाहिए कि क्या कर रहा है। जैसे अगर एक पेरेंट्स ही स्मोक कर रहा है तो वो कैसे अपने बच्चे को ये बताएंगे? यही मेरा अगला सवाल था कि मान लीजिए अगर कोई पेरेंट स्मोक कर रहे हैं और बच्चों को हम कैसे एडवाइस दें कि आप स्मोक ना करें? हाँ, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से बच्चे ऑलरेडी के थोड़ा एडिक्शन शुरू होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। कॉन्स्टेंटली। तो और अगर पेरेंट्स के एब्सेंस में वो लोग तो सिगरेट चुरा सकते हैं। सही। हाँ, ये ऐसे ही स्मोकिंग शुरू करेंगे बच्चे भी। बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे हो कि किस तरह से, जैसे हेल्थ के इश्यूज़ की बात करें तो ऐसे कई सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो सिगरेट स्मोकिंग से शुरू होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे मॉरिशस में डायबिटीज़ बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है। हाँ। डायबिटीज़ और कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो क्या जो स्मोक करते हैं, क्या उनको इससे बहुत अधिक मात्रा में खतरा हो सकता है? हाँ, खतरा हो सकता है, जैसे मैंने बोला। और ख़ास तौर पे यंग एडल्ट्स, उम्र नहीं है आजकल। तो आप अगर कार्डियक यूनिट में देखेंगे तो 24 इयर्स ओल्ड का पेशेंट पा सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम में। पहले तो सिर्फ बुज़ुर्ग लोग, जब हम बोलते थे कि हार्ट डिजीज़ ये सब, तो सिर्फ बुज़ुर्ग लोग याद आते थे। लेकिन अभी यंग 23 इयर्स ओल्ड, 25 इयर्स ओल्ड, ये सब उनको हार्ट अटैक हुआ या उनको हेल्थ इश्यूज़, कार्डियक इश्यूज़ हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, वो जो सिगरेट स्मोक्स हैं वो ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। और हमारे शरीर में तो हर जगह पे ब्लड वेसल्स हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल माने हार्ट में वो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हुआ है, तो वो हार्ट डेफिनेटली काम ठीक तरह से नहीं करेंगे। तो अगर ब्रेन से हैं तो स्ट्रोक हो सकता है। कुछ लोग अपाहिज भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रोक की वजह से। तो जो पावर है, जैसे हाफ द बॉडी, अपर लिम, लोअर लिम, तो अगर एक वर्किंग पर्सन, एक वर्किंग यंग एडल्ट को लेते हैं तो उसके कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके कितने सारे रोल्स हैं। अगर उसका स्ट्रोक हो गया और वो बेड रिडन हो गया तो उसका कंसिक्वेंसेस आप खुद सोच सकते हैं। काम नहीं कर पाएगा, फिर उसके लिए केयर, कांस्टेंट केयरिंग करना पड़ेगा। उसका इनकम कहाँ से आएगा, तो ये सब सोचना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें पैकेज में आती हैं, पैकेज में आती हैं। और जब आता है तो ऐसे जैसे पैकेज में आता है और विदाउट नोटिस आता है। जैसे मैंने बोला, कोई भी सिम्टम नहीं होगा, ऐसे झट से आपको जैसे चेस्ट पे पेन आना शुरू करेंगे। और कुछ जो डायबिटीज़ है उनको पेन भी नहीं होता है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है नर्व्स एंडिंग्स को नम करता है। तो इंसान हो सकता है उसको खीस का जाग जो हम बोलते हो रहा है, लेकिन उसका कोई दर्द नहीं हो रहा है, फीलिंग भी नहीं हो रहा है। तो हम जब टेस्ट करते हैं, ECG करते हैं, तब दिखाई देता है
कि ये इंसान से ठीक तरह से बैठा हुआ उसको डॉक्टर जी, हार्ट अटैक हो यहाँ रहा है। इसमें कितना सत्य है कि ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत यंग एज में स्मोक करना शुरू करते हैं, आगे चलकर उनकी आईसाइट या सुनने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? हाँ, क्योंकि जैसे हमने बोला वो जो रेटिना में उसके बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, तो अगर उस इंसान को एसोसिएटिंग अदर डिजीज़ हो, जैसे हाइपरटेंशन हो, ग्लूकोमा हो सकता है, जैसे टेंशन लीजिए, उनको आँख में वो ब्लीडिंग हो सकता है, तो सब वेसल्स जो है वीक हो गया है, तो ब्लीडिंग हो सकता है रेटिना में, तो ऐसे सडन लॉस ऑफ साइट हो सकता है, ऐसे अंधा हो जाता है सडन। और जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, आजकल इनफर्टिलिटी रेट भी आपने देखा है सोसाइटी में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर आगे चलकर मतलब मान लीजिए एक कपल शादी करते हैं और काफ़ी साल के बाद भी उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो क्या सिगरेट स्मोकिंग से इनफर्टिलिटी आ सकती है? हाँ। और अगर आ सकती है तो किस मात्रा तक मतलब उसको अफेक्ट करता है? तो इनफर्टिलिटी जो है बहुत सारे कारण हो सकता है। आजकल आपने देखा कि औरतें बहुत देर से कंसीव डिसाइड टू कंसीव आइडियली 30 इयर्स पहले बच्चा होना चाहिए, लेकिन आजकल लड़कियां बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, तो उनके जैसे 30 से के बाद होता है, तो जितने उम्र बढ़ेगा तो इतने ही कॉम्प्लिकेशन होगा। तो ये एक कारण है इनफर्टिलिटी के लोग बहुत देर से शादी करते हैं। शादी के बाद भी वो लोग इमीडिएटली कंसीव नहीं करते हैं, वेट करेंगे, और जब तक कंसीव के लिए डिसाइड करेंगे तब 1 साल के बाद अगर बच्चे नहीं हो रहा है तब हम डायग्नोज करते हैं इनफर्टिलिटी को। तो आप सोचे कितने सारे साल गुजर गए हैं, तो तब ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो वो औरत तो 40 तक तो पहुंच ही जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए सारे महिला को सोचना पड़ेगा अपने एक तो एज फैक्टर है। एज फैक्टर है, कार्य तो है अपने जगह पे, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ और अपने हेल्थ ये सब साथ ध्यान में रखना, बैलेंस करना चाहिए सबको। और जहाँ पर हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करते हैं, सिगरेट्स और अदर थिंग्स जो हम ऐड हो सकता है, जैसे हम बहुत सारे फास्ट फूड लेते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं, तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हम अपने ही शरीर को अपने नुकसान पहुंचाते हैं। तो ख़ास तौर पे इनफर्टिलिटी फीमेल और मेल दोनों के, तो उस औरत को मिसकैरेज हो सकता है अगर वो स्मोक करता है या पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। अगर प्रेग्नेंट भी हो गए तो बेबी को लो बर्थ वेट हो सकता है, उसको डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो सकता है, प्रीटर्म बेबी जैसे हम बोलते हैं। तो ये सब कारण हैं। और मेल में तो बहुत सारे इश्यूज हैं इनफर्टिलिटी, ख़ास तौर पे सिगरेट की वजह से। तो इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक न्यू कंसेप्ट डाला गया था हमारे क्लिनिक्स, प्री कंसेप्शन केयर। तो जैसे एक कपल ने डिसाइड किया कि अब मुझे बच्चा होना है, कंसीव करना है, तो वो हमारे पास आए, तो हम फुली स्क्रीन करते हैं महिला को। फॉर एग्जांपल अगर महिला को अनीमिया है तो हम उसकी अनीमिया को करेक्ट कर सकते हैं। अगर वज़न ज़्यादा है, वज़न का भी अगर ज़्यादा है तो इनफर्टिलिटी हो सकता है, तो हम उसके वज़न कम करने के लिए बोलेंगे। और अगर वो इंसान जैसे स्मोक करता है तो उनको रिफ़र करेंगे वो स्मोकिंग सेसेशन, तो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर वो कंसीव कर सकते हैं। तो यानी ये भी कह सकते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी के लिए, जहाँ पर आगे चलकर आपको बच्चे कंसीव करने में भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और आज लोग बड़ी मात्रा में पैसे लगाते हैं एक बच्चा प्राप्त करने के लिए, एक बच्चे के लिए प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हेल्थ को दांव पर लगाना पड़ता है। डॉक्टर जी, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि किस तरह से लत लगती है, किस तरह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे इस राह पर ना जाएं, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि डेफिनेटली यहाँ पेरेंट्स का रोल, फैमिली का रोल बहुत अहम है। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे
सिगरेट की लत उनको लग चुकी है, तो एक पेरेंट कैसे उसे पता लगा सकता है? क्या उसके फिजिकल अपीयरेंस में, क्या उसके कोई बिहेवियरल अपीयरेंस में कोई ऐसा कोई मतलब आप नोट कर सकते हैं जिसके द्वारा उनको ऐसा कोई सिम्टम मिले कि हाँ, वैसे आजकल हमारे यंगस्टर्स बहुत चालाक हैं तो वो ये सब जानने के लिए पेरेंट्स को उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आजकल पेरेंट्स ही हम इतने बिजी रहते हैं तो बच्चे को कम टाइम देते हैं, और बच्चे को भी वो एजुकेशन करिकुलम की वजह से स्कूल हैं, ट्यूशन हैं, तो ये सब उनके बिहेवियर्स को नोट करने का टाइम नहीं है। तो ऐसे हो सकता है कि उनका वो स्मेल होता है, वो सिगरेट स्मेल आ जाता है, उनके होंठ जैसे डार्कन पिगमेंटेशन हो सकता है, उनके दांत में भी चेंज हो सकता है, वो कलरिंग जैसे डार्कनिंग हो सकता है, और हाथ में भी हाथ वो जो स्किन टेक्सचर है उससे भी पता चलता है कि वो कुछ ले रहे हैं, लेकिन वो लोग छुप छुप के लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए पेरेंट्स को बहुत सावधानी से जैसे स्पॉट चेक कर सकते हैं, कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कभी भी जैसे जाके मिल सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि वो पीयर ग्रुप्स जो हैं किन किन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यकता है। और जैसे डॉक्टर जी आप बता रहे थे कि ट्रीटमेंट करने के लिए मान लीजिए अगर कोई सिगरेट मान लीजिए अगर ये प्रोग्राम सुनकर अगर किसी के मन में आता है सिगरेट छोड़ना है, तो उनको कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो हेल्प ले सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की? या किन से मिलना चाहिए? क्या ये कोई काउंसलिंग सेशन के द्वारा इससे रोका जा सकता है? तो हमारे हर 5 रीजनल हॉस्पिटल में वो स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक है, तो डिपेंड करता है आप किस जगह पे हैं। जैसे हमारी जगह मैं जहाँ पे काम करती हूँ रीजन 5 में काउंडस हॉस्पिटल में, तो काउंडस हॉस्पिटल में सैटरडे 9 से 11 होते हैं, 9 से 12 होते हैं, और ईव कॉटे में है जो हमारे रीजन में है, ईव कॉटे हॉस्पिटल कम्युनिटी हॉस्पिटल जो है वो भी सैटरडे सेम टाइम, और स्टैनली मेडी क्लिनिक में है। तो रीजन 5 में हमारे 3 जगह हैं। तो अगर आपको आना है जो सबसे पास है आ सकते हैं, या अगर आप काम करते हैं नियर है, जो भी नियरेस्ट पॉइंट है आप आ सकते हैं। तो वो ट्रीटमेंट कैसे हैं, तो जब आएंगे तो हम आपको काउंसलिंग देंगे, जैसे कैसे छोटे छोटे चीज़ से आप अपने सिगरेट कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पूछेंगे उस इंसान के, जैसे कुछ लोग जैसे ही उठते हैं आँख खोलते हैं सिगरेट चाहिए, तो हम पूछते हैं, तो इस हमारे क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि उसके डिपेंडेंसी लेवल कितना है। तो हम ट्राई करेंगे वो पहले सिगरेट जो है उसको डिले करने के लिए। तो हम उसको बोलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बेड साइड पे मत रखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बेड साइड पे, या जब आप टीवी देख रहे हैं पैकेट ऑफ सिगरेट आपके पास हैं, तो जैसे ही मन में आया, दिमाग में आया कि मुझे सिगरेट, या कई बार उनके सामने पड़ी हुई पैकेट देख गई तो झट से आप लेंगे और स्मोक करेंगे। लेकिन हम आप उनको ये एडवाइस देंगे कि पास में मत रखिए, या विजिबल ना रखिए, ऐसे अलमारी में बंद करके रखिए, तो ऐसे उनको लेजी होगा, उठ के जाना पड़ेगा, तो हो सकता है वो सोचेगा चलो नहीं लेते हैं। तो ये सब टेक्निक्स, और जब खरीदते हैं जैसे हमने बताया है खोल पैकेट मत रखो, यहाँ पे हो सकता है एक रखो या बिल्कुल मत रखो, तो लोग पे डिपेंड करता है। एक साइकोलॉजिकल तरीका, यानी उनको किस तरह से उनको और अगर जब उनको मन आया सिगरेट लेने के लिए तो उनको डाइवर्ट करो, कुछ और सोचिए, ये सब कर सकते हैं, या पानी पीजिए या ब्रीदिंग कीजिए, या अगर आपको जैसे लत आना शुरू किया तो आप ऐसे कुछ खा सकते हैं हेल्दी करके, जैसे कैरेट ले सकते हैं। तो जो चूइंग इफेक्ट है आपके दिमाग को वो लत दबा देते हैं। वो लत जो है सिर्फ फ्यू सेकंड्स पे आता है, तो अगर इंसान उस 3 सेकंड्स को मैनेज कर सकते हैं तो वो अपने सिगरेट को डिले कर सकते हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट है काउंसलिंग पे, हम उसको ये सब कुछ, और
कभी कभी लोगों को पता नहीं है हेल्थ हैज़र्ड्स, तो हम उनको बता देते हैं, फिर उनको डर होता है, उनको पता नहीं था। हमारे पास पिक्चर्स हैं, डरावनी सा पिक्चर्स हैं वो कैंसर के, ये सब, तो वो देख के वो डर जाता है। क्योंकि वो जो पिक्चर्स हैं, बात तो ऐसे ही हवा में चली जाती है, लेकिन जो देखा गया है वो ज़्यादा दिमाग पे टिकता है, तो वो डर होता है। और कुछ लोग जैसे हैं उनके दोस्त बीमार हो गए हैं, तो इस पे उनको इफ़ेक्ट है, तो वो भी डिटर्मिन है वो स्टॉप करने के लिए। कुछ लोग महंगाई की वजह से हैं, क्योंकि जैसे हमने काम किया बहुत महंगा पड़ रहा है, तो ये सब। फिर हमारा ट्रीटमेंट जो है वो हम निकोटीन पैच देते हैं। मैं यही पूछने वाली थी डॉक्टर जी कि निकोटीन गम और निकोटीन पैच क्या ये असर करता है? हाँ, तो जैसे हमने बोला, हम उसको पूछेंगे कि कितने सारे सिगरेट ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम वो निकोटीन पैच के डोज भी उसके हिसाब से लेंगे जी। तो हमारे 3 पैच हैं, 7 मिलीग्राम, 14 और 21, तो उसके हिसाब से कि कितना ले रहे हैं हम उसको वो पैच देंगे और उसको कहेंगे 24 आवर्स रखने के लिए। ये क्या करता है, जाके वो रिसेप्टर्स जो शुरू में बोला था, वो रिसेप्टर्स जाके ब्लॉक करता है। फॉर एग्जांपल मैं 20 सिगरेट ले रही हूँ, तो मैंने उसको जैसे 21 सिगरेट दिया है, तो वो डोज जो है काफ़ी है सब रिसेप्टर्स को बंद करने के लिए, तो मुझे मन नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर को ये सोचा कि निकोटीन वो सिगरेट से मिला है, तो उसको वो लत नहीं होगा। फिर भी कभी कभी होता है, इसके अलावा होता है। फिर हम गम्स डालते हैं, जैसे जब भी वो जैसे लत की फ्यू सेकंड्स हम उसको बोलेंगे कि एक च्युइंगम लेते हैं, वो जो पैच है 24 आवर्स रखेंगे, और जो च्युइंगम है सिर्फ वो लत जो उस पीरियड का वो च्यू करते हैं। कभी कभी हम बोलेंगे कि तुम निकोटीन पैच मत लो, निकोटीन गम मत लो, कोई नॉर्मल सा गम लो, तो जैसे दिमाग एक तरह से दिमाग से साइकोलॉजी हो जाता चलो है। एटलीस्ट गम ले रहे हैं तो मतलब आपका वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर आप एक नॉर्मल सिगरेट भी ले, तो वो जो चूइंग इफेक्ट है ब्रेन को सोचेगा कि वो असर देता है, जैसे अपने आप को जैसे उल्लू बनाते हैं। बिल्कुल जैसे एक तरह से वो साइकोलॉजिकली आपको वो खेल रहा है आपके दिमाग से। तो बिल्कुल हम आज के इस प्रोग्राम के अंत तक आ गए हैं। डॉक्टर, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, मैं चाहूँगी आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं, जैसे आप बता रहे थे कि सिगरेट स्मोकिंग के लिए जो ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं वो अवेलेबल है, पर उसके अलावा आज ये जो यंग जनरेशन्स है, जो यंग अडल्ट्स है, वो ऐसे कई सारे मिक्सचर्स लेती हैं। क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? नहीं, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वो जो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं हमें खुद पता नहीं वो क्या है, तो इसके लिए नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप सिर्फ सिगरेट ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। अगर उसमें कुछ और डाल रहे हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, और उसके एडिक्शन भी डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा भारी होगा। और हम जैसे साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट पे जाता है जो WHO का है, तो अगर ये सब जो यूज़ करते हैं लोग यूज़ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वो कौन सी सब्सटेंस है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो हमारे श्रोताओं को जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो पहले ही स्मोकिंग अगर लेने जा रहे हैं तो 10 बार सोचे इसकी कंसिक्वेंसेस के, और ये क्या इम्पैक्ट करते हैं अपने फैमिलीज़ पे, अपने बच्चे पे, ये सब, और कितना महंगा पड़ेगा। और ख़ास तौर पे यंग, जैसे हमने बोला है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हार्ट डिजीज़ हो गया तो वो कैसे काम करेगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और जो स्मोक कर रहे हैं तो हमारे पास ज़रूर आइए, हम उनकी मदद करेंगे। तो हर रीजनल हॉस्पिटल में पूरे आइलैंड में फैला गया है, तो नियरेस्ट जैसे जो सबसे नियरेस्ट है जा सकते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो अपने हॉस्पिटल में जा सकते हैं, या कभी भी अपने नियरेस्ट CHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या एरिया हेल्थ सेंटर्स में जाके पता करवा सकते हैं, और ज़रूर आएगा और हम हमारे मदद लीजिए। बिल्कुल। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर फाइज़ा
हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच। बस आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि तंबाकू का सेवन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो चलिए साथ मिलकर एक प्रण लेते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस खतरे से किस प्रकार बचा सकते हैं। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। आज की चर्चा।